बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हमज़ा लर्निंग जोन। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की फिज़िक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 21। इसका नेम है स्पेस एंड इन्वायरमेंट। स्पेस और इन्वायरमेंट का आपस में क्या लिंक है, इस चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें आगे वाले पेज पे मूव करते हैं। सबसे पहले बेटा इसके इंट्रोडक्शन को रीड आउट कर लेते हैं। स्पेस एंड इन्वायरमेंट आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। स्पेस और इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑन द अर्थ। और इसी कनेक्शन की वजह से हम अर्थ पे जो प्रॉब्लम हो जाती हैं उनको क्या कर लेते हैं, इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं ये आगे बेटा आपको बताएगा। इट इज़ एसेंशियल टू एक्सप्लोर द स्पेस। और हम क्या करते हैं, इसी तरह वाज़ह तौर पर स्पेस को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन द स्पेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल चेंजेस आर कलेक्टेड बाय द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। और जो वो सैटेलाइट जो स्पेस के अराउंडिंग अर्थ के अराउंडिंग स्पेस में मूव कर रहे होते हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उनकी मदद से ही हम अर्थ पे होने वाली प्रॉब्लम्स का हल निकाल लेते हैं। दिस इनेबल साइंटिस्ट टू मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट द अर्थ। और इससे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन सैटेलाइट की हेल्प से अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द डाटा ऑब्टेनिंग फ्रॉम सैटेलाइट, जो कि डाटा वो अचीव करते हैं उन सैटेलाइट से, ठीक है, जो कि स्पेस में मूव कर रहे होते हैं। New ideas have been created due to the achievement in the space technology, which help in obtaining the renewable energy with better and efficient utilization of materials। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ स्पेस आल्सो इनेबल टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। और ये जो स्पेस की स्टडी है ये हमें हमारे कायनात की तख्लीक के बारे में भी बताती है, ठीक है। एंड टू मेक द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। और नई नई जो टेक्नोलॉजीज आप इन्वेंट कर रहे हैं आए दिन अर्थ पे, हम वो स्पेस की हेल्प से भी क्या कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज को अचीव कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द नेचर ऑफ सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक हमारा ये SLO ये है। और उसके बाद प्लानिटरी डेटा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। उसके बाद फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जियोथर्मल एक्टिविटी एंड बैकग्राउंड रेडिएशन। यानी कि इसमें हम स्पेस और इन्वायरमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारे SLO हैं, ठीक है। एक इसमें नेचर ऑफ सन आ जाता है, प्लानिटरी डेटा आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद जियोथर्मल एक्टिविटी, बैकग्राउंड रेडिएशन। ये बेटा डिटेल से जानेंगे वन बाय वन। और आज का जो पहला आपका टॉपिक है वो 20.1 है सन एंड प्लानिटरी डेटा। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन थी, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। हाँ, आप ये क्वेश्चन छोड़ कर सकते हैं, स्पेस एंड इन्वायरमेंट आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर, क्या रीज़न है। तो बेटा ये आप फर्स्ट वाली जो 3 से 4 लाइन्स हैं ये आप यहाँ तक या आप यहाँ तक ये क्या कर सकते हैं, ठीक हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अदरवाइज रेयर है। उसके बाद 20.1 टॉपिक है सन एंड प्लानिटरी डेटा। यानी कि हम क्या जानेंगे, सबसे पहले सन के बारे में जानेंगे, ठीक है। सन और प्लानिटरी डेटा से मुराद सन और उसके गिर्द रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। प्लानिटरी डेटा मीन जो सैटेलाइट सन के रिवॉल्व क्या करते हैं, सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बेटा ये पढ़ते हैं जो सन जो है ना, ग्रेटर सोर्स ऑफ लाइट, हीट और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि सन जो है वो कहता है, इस लाइन में कह रहा है सन लाइट का ग्रेटर सोर्स है, हीट का भी ग्रेटर सोर्स है, और उससे फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स प्लैनेट। सन का मैस बहुत ज़्यादा है, इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए दूसरे जो प्लैनेट इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं,
ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके हो गया। उसके बाद इंक्लूडिंग द अर्थ टू ऑर्बिट अराउंड इट, और इवन तक के जो हमारी अर्थ है वो भी क्या करती है, सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, और आप इससे फैमिलियर हैं। द सन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। हमारा ये जो निज़ाम शमसी है जिसे सोलर सिस्टम का नाम दिया गया है, इसके सेंटर में सन है और इसकी सराउंडिंग में अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। द सन कंटेन 74%, ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। 74% इसमें हाइड्रोजन होती है और 24% क्या होती है, हीलियम, और 2% जो बाकी होते हैं वो दूसरे एलिमेंट इसमें कंसिस्ट करते हैं सन के अंदर। ठीक है, आपने ये अच्छे से ये लाइनें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस एट द सन कोर ऑफ द सेंटर, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा था, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के ब्लास्ट हो रहे होते हैं, इन विच हाइड्रोजन एटम, जहाँ पे हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलते हैं और उससे फिर क्या बनाते हैं, हीलियम का एटम, और उससे बहुत ज़्यादा ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और उससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, सन का इंक्रीज होता है। कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इन मिलियन डिग्री सेल्सियस। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बेटा क्या कहता है, this releases a massive amount of energy which reaches the earth in the form of light and wave। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि हम तक लाइट किस तरह पहुँचती है, तो आपने कहना हम तक एनर्जी किस तरह पहुँचती है, तो लाइट और हीट की फॉर्म में हम तक एनर्जी सन की पहुँचती है। ओके हो गया। The energy released from the sun travel through the space in the form of various types of radiation। अब किन टाइप्स की रेडिएशन वहाँ से रिलीज होती हैं, दो तरह की टाइप्स हैं इसकी, एक है इंफ्रारेड बेटा और दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये क्या करती हैं, ये रेडिएशन निकल रही होती है और उसके बाद हीट और लाइट भी उससे प्रोड्यूस होती है। ये भी पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है दीज रेडिएशन हैव अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन दी पीपल, उसके बाद लिविंग ऑन दी अर्थ एंड अदर फॉर्म ऑफ लिव, और जो अर्थ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, जैसा कि पौधे हैं, उनको लाइट चाहिए होती है, और वो लाइट की फॉर्म, लाइट को यूज़ करते हुए, सन की लाइट को यूज़ करते ही अपनी खुराक बनाते हैं और उससे फिर हमें ऑक्सीजन मिले। तो ये इससे सारा एक निज़ाम चल रहा है। ठीक हो गया। तो लाइट अर्थ की, जो सन की लाइट है ज़मीन तक आती है, उससे हम क्या करते हैं, अपना सर्वाइवल मेंटेन रख पाते हैं। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन लिविंग ऑन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट ऑफ लिव, दोबारा फिर रिपीट कर गया। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन प्ले एन एसेंशियल रोल इन मेकिंग द वेदर पैटर्न, और इससे क्या होता है, वेदर पैटर्न बनते हैं। चेंजिंग द क्लाइमेट, इससे क्लाइमेट चेंज होता है, दर्जा हरारत चेंज होता है, इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलती है। उसके बाद फॉर द स्टडी ऑफ प्लैनेट को स्टडी करने के लिए it is necessary to focus on different factors such as orbital distance। हम अगर जो उसके गिर्द, सन के गिर्द जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको अगर आप डीपली डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उनके ऑर्बिटल डिस्टेंस को डीपली डिस्कस करना है। ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, सरफेस टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि हर एक की डेंसिटी डिफरेंट होगी, हर एक का टेम्परेचर प्लैनेट का डिफरेंट होगा, हर एक का ऑर्बिटल पीरियड, यानी कि कोई ज़्यादा टाइम लेता होगा सन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, कोई कम लेता होगा। ऑर्बिटल डिस्टेंस, किसी का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो दूर होगा उसका ऑर्बिटल डिस्टेंस ज़्यादा होगा सन से, और जो करीब होगा उसका ऑर्बिटल डिस्टेंस कम होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो करीब होंगे उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी जो सन के करीब होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो प्लैनेट, उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। विच मेक्स ईच प्लैनेट यूनिक, और इससे हर एक प्लैनेट यूनिक प्लैनेट कहलाता है, यानी कि हर एक की अपनी नेचर है, अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ओके हो गया बेटा।
तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक 20.1 सन एंड प्लानिटरी डेटा। बेटा शुरू में आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 3-4 लाइनें ये अच्छे से याद रखनी, उसके बाद ये पॉइंट्स याद रखने हैं, उसके बाद पॉइंट के बाद जो कितने परसेंट ये हाइड्रोजन है, कितने परसेंट हीलियम है और कितने परसेंट 2% दूसरे एलिमेंट्स है, ये भी याद रखना है। और उसके बाद सन के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, और इसी की मदद से क्या होती है हीट और लाइट एमिट होती है, और कितनी तरह की रेडिएशन एमिट होती हैं। आपने यहाँ पे देखा एक अल्ट्रावायलेट और दूसरी इंफ्रारेड ये रेडिएशन एमिट हो रही थी, ये किसकी वजह से हो रही थी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। और उसके बाद नेक्स्ट हमने एंड पे देखा कि अगर आप प्लैनेट्स को स्टडी करना चाहते हैं तो हर एक का डिफरेंट टाइम पीरियड होगा, डिफरेंट डेंसिटी होगी, डिफरेंट सरफेस टेम्परेचर होगा, डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो बेटा अलग अलग ये पॉइंट आपने अच्छे से तैयार करने हैं। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, अगर हम इसके बाद सन को हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है ऑर्बिटल डिस्टेंस, इसको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।